फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज हम होम साइंस का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 कर चुके हैं। 1 में हमने पढ़ा था कि बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, 2 में युवा संवेदनशील क्यों होते हैं। आज पार्ट 3 है जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि वृद्ध संवेदनशील क्यों होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वृद्ध, आपको पता है कि 60 या 60 से ऊपर के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? वृद्ध कहते हैं। एक वरिष्ठ नागरिक वह है जो 60 वर्ष या अधिक आयु का होता है। ये वरिष्ठ नागरिक के दर्जे में आ जाते हैं। वरिष्ठ नागरिक हम उन्हें कहते हैं जो 60 या 60 से अधिक उम्र के होते हैं। वृद्धजनों की जनसंख्या की विशिष्ट विशेषताएं क्या होती हैं? अब हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि वृद्धजनों की जनसंख्या की विशेषताएं क्या होती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार क्या निकला था निष्कर्ष की कितने वृद्ध हैं, कितने वृद्ध महिलाएं हैं, ये देखेंगे हम। 71% वृद्धजन गांव में तथा 29% वृद्धजन शहर में रहते हैं। जब 2011 में गणना की गई थी, जनगणना की गई थी, तो उसमें ये निकला था कि 71% जो बुजुर्ग हैं वो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, जबकि 29% शहर में रहते हैं। शहर में रहने वाले की संख्या कम है कंपैरिजन टू गांव। वृद्ध जनसंख्या का 52.8% महिलाओं का है। वृद्ध में हम देखेंगे तो महिलाएं ज्यादा हैं, कितनी हैं? 52%। अति वृद्ध व्यक्ति हैं, अति वृद्ध व्यक्ति मतलब अति वृद्ध मतलब 80 से अधिक वाले की संख्या में वृद्धि हुई है। लगभग 30% वृद्धजन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, और जो 30% से नीचे वृद्धजन हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि वृद्ध संवेदनशील क्यों होते हैं। मेन तो हमारा टॉपिक यही था, संवेदनशील। तो वृद्ध के संवेदनशील होने के क्या कारण हैं? ये संवेदनशील कैसे बन जाते हैं? पहला, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी कारण। सबसे मेन पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य। जैसे जैसे एज बढ़ता है, स्वस्थ आपके बॉडी में भी दिक्कतें आती रहती हैं। तो अब 60 से ऊपर चले गए हैं तो उनके बॉडी में जाहिर सी बात है जरूर कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ उनके अंदर होता है, जिसके कारण वो संवेदनशील बन जाते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है? शारीरिक शक्तियों एवं रचनात्मक प्रतिक्रियाओं में कमी होने के कारण वृद्ध व्यक्तियों की रोगों से लड़ने की शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे जैसे इनका एज बढ़ता है तो इनकी क्या होती है? शारीरिक शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शारीरिक शक्ति मतलब अब 80 साल के व्यक्ति को और एक 30 साल के व्यक्ति को काम करने को कहते तो दोनों सेम वर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी शारीरिक शक्ति क्या हो गई है? कम हो गई है, जिसके कारण उनमें उनको रोगों से लड़ने की शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा था तो लॉकडाउन के अंदर भी ये कहा जाता था कि 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग को घर से बाहर नहीं निकलना है। क्यों नहीं निकलना है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी क्या होती है? कमजोर होती है, और वो इस बीमारी के शिकार बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो यही कारण है संवेदनशील होने का। दूसरा क्या है? आयु वृद्धि के साथ साथ वृद्धजनों को निम्न से भी जूझना पड़ता है। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो ऐसे ऐसे इनकी बीमारियां भी, अलग अलग बीमारियां भी उनको घेर लेती हैं। जैसे कि दृष्टि कमजोर होना, चश्मा लग जाता है, दिखता नहीं है, न्यूज़पेपर दे दो पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, मोतियाबिंद के शिकार हो जाते हैं। आंखों से संबंधित और भी अन्य परेशानियां हो सकती हैं। सुनाई कम देना अथवा बहरापन। सभी के घर में बुजुर्ग होंगे, देखा होगा उनके साथ कैसा हो रहा है, क्या फील करते हैं वो लोग, उनको क्या दिक्कतें हैं, आप लोग अपने घरों में भी नोटिस करते होंगे। जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट्स में पेन होने लगता है। गठिया के कारण चलने फिरने में भी परेशानियां आ जाती हैं। अपनी देखभाल करने में भी असक्षमता। अब क्या होता है? वो अपनी खुद की देखभाल भी नहीं कर पाते, उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो खुद की भी देखभाल कर लें। संवेदनशील होने का पहला कारण हमने ये पढ़ा था। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधित अलग अलग कारण होते हैं, वो हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या है? सामाजिक आर्थिक कारण क्या है?
सामाजिक और आर्थिक कारण क्या है संवेदनशील होने के? पारिवारिक जीवन चक्र में वृद्धावस्था ऐसी अवधि है जिसमें बच्चों के बाहर चले जाने के बाद अब क्या होता है, वृद्ध जब व्यक्ति 60 से ऊपर चला गया, एज हो गई उसकी, उसका रिटायरमेंट हो गया, वो अपने घर चला जाता है। ऐसे में क्या होता है, वो तो घर जा रहा है शहर छोड़ के, लेकिन जो उसके बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं, शहर में आ जाते हैं नौकरी करने के लिए। गाँव में आजकल कौन रह रहा है, और वृद्ध की संख्या ज्यादा आपने कहाँ पे देखी, गाँव में। और लेकिन वृद्ध क्या होते हैं, गाँव लौट जाते हैं अपने। तो ऐसे में क्या होते हैं, वृद्ध व्यक्ति अकेले रह जाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों को अकेलेपन की पीड़ा झेलनी पड़ती है। अब ऐसे में उन्हें अकेलेपन की पीड़ा झेलनी पड़ती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सोचते हैं, वो अपने को दूसरों पर बोझ बन जाने की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। अब उनको ये लगता है कि हम दूसरों के ऊपर क्या है, बोझ है, हमारे अंदर तो कोई शक्ति है नहीं काम करने के लिए, और हम दूसरों के ऊपर क्या हो चुके हैं, बोझ हो चुके हैं। अनेक वृद्ध आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना होने के कारण बच्चों पर निर्भर करते हैं, जिसके कारण कई बार वह तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। अब क्या होता है, वो खुद तो अब उनके पास कोई इनकम का साधन नहीं होता, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाते, तो बच्चों पे निर्भर होते हैं। इसकी वजह से भी वो क्या हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं कुछ बुजुर्ग। आधुनिक परिवेश के कारण विशेषकर शहरों में वृद्ध व्यक्तियों को अपने निकट एवं विस्तारित परिवार से सहयोग एवं देखभाल नहीं मिल पाता। आधुनिक परिवेश आजकल का, और पुराने टाइम में क्या थे, लोग एक साथ मिलकर एक ही घरों में रहते थे, वहां पे वृद्ध की सेवा भी की जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, आधुनिक समय में बच्चे कहीं और रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति को अपने निकट एवं विस्तारित परिवार से सहयोग एवं देखभाल नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्हें क्या होता है, उनका देखभाल कोई नहीं कर पाता है। इस कारण भी व्यक्ति संवेदनशील हो जाते हैं। आपने दो कारण देखे थे, सामाजिक आर्थिक कारण और स्वास्थ्य संबंधित कारण, जिसके कारण वृद्धजन संवेदनशील हो जाते हैं। अब इनके लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम कौन कौन से हैं, चलिए उनको रीड करते हैं। कौन से कार्यक्रम हैं? पहला है वृद्धजनों से संबंधित राष्ट्रीय नीति। वृद्ध जनों से संबंधित राष्ट्रीय नीति कब चलाई गई? 1999 में। भारत सरकार ने 1999 में वृद्ध जनों से संबंधित कौन सी नीति चलाई? राष्ट्रीय नीति बनाई, जिसका उद्देश्य क्या था, इसमें क्या था, इस नीति के अंदर क्या बनाया गया, क्या किया गया, चलिए पढ़ते हैं। इस नीति के अंदर क्या था कि वरिष्ठ नागरिक को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण, आश्रय, जानकारी संबंधित आवश्यकताएं में सहायता प्रदान करना। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 से ऊपर के नागरिक हैं, उनको हर चीज में वित्तीय सुरक्षा या स्वास्थ्य देखभाल, पोषण से संबंधित आश्रय तक दिया जाता था उनके लिए। ये सारी सुविधाएं उनको सहायता प्रदान की जाने लगी। कब से? 1999 से। कौन सी नीति थी ये? राष्ट्रीय नीति थी। इसके अंतर्गत बुजुर्ग को, वरिष्ठ नागरिक को अनेकों सेवाएं प्रदान की जाने लगी। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की भी सुरक्षा, जैसे उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करने और मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान देने जाने लगा। क्या हुआ? उनके जीवन और संपत्ति की भी सुरक्षा, कि जो उनकी संपत्ति है उस किस तरीके से सरकार उसकी सुरक्षा करेगी। कानून अधिकार बनाया जाता था उनको सुरक्षा करने के लिए, और मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। ये क्या थे? राष्ट्रीय नीति थी। दूसरा क्या है? अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक के गुजारे एवं कल्याण से संबंधित कानून। सेकेंड पॉइंट है आपका, अभिभावक और वरिष्ठ नागरिकों को गुजारे एवं कल्याण से संबंधित कानून 2007 में बनाया गया था, कि वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे और कल्याण से संबंधित कानून था ये। इसके अंतर्गत क्या था कि इस कानून में माता पिता, दादा दादी को उनके बच्चों से आवश्यकता अनुसार गुजारा भत्ता दिलवाने की व्यवस्था। मतलब जो बच्चे अपने पेरेंट्स को गुजारा भत्ता देंगे, जैसे जो बुजुर्ग हो चुके हैं पेरेंट्स 60 से ऊपर, उनको गुजारा भत्ता दिया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों के जान माल की सुरक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रयुक्त कराने की भी व्यवस्था की गई इसके अंदर। उनके शरीर की सुरक्षा, जान माल की, कि उन्हें कुछ हो ना, उनकी सेहत को, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाए, ये भी इसके अंतर्गत आया था। किसके, कौन से कानून के, 2007 का गुजारे एवं कल्याण से संबंधित कानून ये बनाया गया था। हर जिले में क्या खुला जाए, वृद्धा आश्रम की स्थापना की गई। हर जिले में वृद्धाश्रम की आवश्यकता स्थापना, और माता पिता दादा दादी को उनके बच्चों की आवश्यकता अनुसार क्या दिया जाएगा, गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, हर जिले में वृद्धाश्रम होगा, उनके जान माल की सुरक्षा दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता योजना। भारत सरकार ने क्या सहायता की, वयोवृद्ध लोगों के लिए एकीकृत के अंतर्गत सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती, जिसमें वो निम्न परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाए गए। कौन कौन से, पहला है वृद्धाश्रमों की स्थापना एवं रखरखाव। वृद्धाश्रम खोले गए हर जिले में और उनकी स्थापना की गई, उनका रखरखाव, मेंटेनेंस का काम भी कौन लेता था, भारत सरकार। वृद्धजनों के लिए बहु सेवा केंद्र, अलग अलग सेवाएं भी उनके लिए सरकार द्वारा दी जाने लगी। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं विशेष देखभाल, हेल्पलाइन एवं परामर्श केंद्र। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया कि जो वृद्धजन है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि हमें घर पे नहीं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम वहाँ रहना चाहते हैं वृद्धाश्रम में। वृद्धजनों की देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण देना, जो इनका देखभाल करते हैं उनको अलग से प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती थी। वरिष्ठ नागरिक समूह संगठन का भी गठन करना, एक इनके अंदर समूह बना देना, सीनियर्स जो सबसे ज्यादा बड़े हों उनका ग्रुप बना देना, इनका भी गठन हुआ। अब चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। पेंशन योजना कब मिलती है, पेंशन 60 से ऊपर के व्यक्ति को, वृद्धजन को पेंशन मिलती है। यह पेंशन योजना ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए है जिनके पास अपना निजी अथवा परिवारजनों से कोई वित्तीय सहायता का साधन नहीं होता। ये पेंशन योजना किन के लिए होती है, जिनके पास अपना निजी अथवा परिवारजनों से कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं हो पाती, जिनके बच्चे उनको कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ वित्तीय सेवा या निजी कोई भी सेवा उनको नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये पेंशन योजना बनाई गई कि जिन वृद्धजनों का कोई सहारा नहीं है उनको पेंशन दिया जाएगा, जिससे वो अपना भरण पोषण अपने घर में भी कर सकते हैं। लाभार्थियों की आयु कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष से अधिक। इसमें एज क्या थी, 65 से अधिक। उनके पास आयु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 65 से अबव होनी चाहिए, और एज का कोई प्रूफ, आईडी प्रूफ होना चाहिए। उनके पास निराश्रित होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। निराश्रित होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें क्या है, निराश्रित मतलब उनके पास कोई आश्रय ना हो, जहां उनका रहने का कोई आश्रय नहीं है, उसका एक प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसमें क्या था, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के वृद्ध लोगों को पेंशन दिया जाए। जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके लिए पेंशन दिया जाए। ठीक है, इसमें ये आपका एज लिमिट नहीं है 65 वर्ष, 60 से भी। जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको ये पेंशन बस दी जाएगी। उनके पास गरीबी रेखा का क्या होगा, कार्ड होगा, उनके पास आईडी प्रूफ होगा, वो लेके जाएंगे, उनको पेंशन की सुविधा मिलेगी। वृद्ध देखभाल केंद्रों की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम 21 राज्यों के 100 जिलों के वृद्धजन देखभाल केंद्र अस्पताल में खोले गए। 21 राज्यों के 100 जिलों में, 21 राज्यों के 100 जिलों में क्या खोला गया, इसके अंतर्गत वृद्धजन देखभाल केंद्र अस्पताल में ही खोला गया। वृद्धजनों के लिए अलग से देखभाल किया जाने लगा। इस केंद्र की स्थापना
हुई थी भारत सरकार द्वारा। इसमें वृद्धजन देखभाल केंद्र अस्पताल के अंदर खोला गया। ये 21 राज्यों के 100 जिलों में खोला गया। निःशुल्क कानूनी सहायता। केंद्र सरकार के विधि एवं कानूनी मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रावधान। इसमें कानून मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को लिए निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा देने का भी प्रावधान किया गया कि आप इतने का बीमा हो जाएगा, उनको इस चीज की सुविधा, इसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य देखभाल सेवा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अदालतों में छूट। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित केसों को प्राथमिकता और उनका त्वरित निपटारा सुनिश्चित कराना। मतलब कोर्ट के अंदर भी उन्हें अलग से छूट और सुविधाएं दी जाने लगी कि उनके कोई केस हैं तो पहले, किसी वृद्ध का केस है तो पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसे कोर्ट के अंदर पहले सॉल्व किया जाएगा और उसे पहले जल्दी से जल्दी निपटारा उसका किया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल सेवा। अस्पतालों एवं स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था। हॉस्पिटल के अंदर भी आपने देखा होगा, सबकी अलग होती है। वृद्ध जन की अलग, वृद्ध व्यक्ति की 60 से ऊपर वाली लाइन अलग से लगी होती है, उसमें बोर्ड में लिखा भी होता है वृद्ध के लिए लाइन, वरिष्ठ नागरिकों की लाइन। कुछ राज्य सरकारों ने सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष क्लिनिक की भी स्थापना की गई है। इससे पहले भी आपने पढ़ा, वृद्ध देखभाल केंद्र की स्थापना थी अस्पतालों के अंदर, तो ये भी उसी तरीके का है कि अस्पताल के अंदर अलग से क्लिनिक खोले गए हैं वृद्धजनों के लिए। नेक्स्ट क्या है? वित्त एवं कराधान। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स में विशेष छूट एवं विशेष प्रावधान। टैक्स में भी 60 से ऊपर वालों के लिए अलग से छूट दी जाती है। बैंकिंग एवं डाकघर। वरिष्ठ नागरिकों को उनकी बचतों पर अधिक ब्याज मिलता है। जो सेविंग वो करते हैं तो बैंक में भी तो प्रूव होता है कि इतने से ऊपर है, तो जब उनकी सेविंग होती है उस पर उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। कम बैंकिंग शुल्क होता है उनका। यातायात में क्या होता है कि रेल यात्रा में 30% की छूट। रेल यात्रा में क्या होती है, 30% छूट होता है। ठीक है, अब मान लो 500 का है तो उसमें 30% छोड़ दिया जाएगा, बाकी का किराया उनका लगेगा। विमान यात्रा में भी किराए पर छूट है। टिकट खरीदने के लिए अलग काउंटर होता है। टिकट खरीदने के लिए वृद्ध व्यक्ति का अलग काउंटर होता है। सड़क यातायात में आरक्षण एवं छूट। सड़क यातायात में भी आरक्षण होता है, बस वगैरह में भी इनके लिए छूट होती है, किराए की छूट होती है। जैसे ट्रेन में 30%, बस में भी किसी अलग अलग राज्य में अलग अलग छूट दी जाती है। अब जीविका के लिए तैयारी, ये जीविका के लिए तैयारी पढ़ेंगे। अब हमने तीनों टॉपिक पढ़ लिया है, बच्चे, युवा और वृद्ध संवेदनशील क्यों होते हैं और उनके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए। अब हम उनकी जीविका के लिए पढ़ेंगे, जीविका के लिए क्या तैयारी की गई। इस क्षेत्र के अंतर्गत करियर रोजगार में विकल्प, बच्चों, युवाओं, वृद्ध के लिए पहले से चल रहे कार्यक्रम, संस्थाओं में प्रबंधक अथवा अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप विभिन्न पदों पर कार्य करना। आपके पास क्या शैक्षिक योग्यता है, कितने पढ़े लिखे हो, क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको उस पद पर कार्य करने के लिए रखा जाएगा। अनुरूप विभिन्न पदों पर कार्य करना होगा। आपकी योग्यता, आपका पहले से चल रहे कार्यक्रम में, आपने किसी ने कार्यक्रम में आप पहले से कुछ किए हो प्रबंधक, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नया रोजगार मिल सकता है। बच्चों, युवाओं एवं वृद्धों के लिए अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार संगठन एवं कार्यक्रम को बनाने में पहल करना। बच्चे, युवा एवं वृद्ध के लिए
अपनी योग्यता एवं रुचि, उनकी योग्यता क्या है और उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके लिए उसी के अनुसार संगठन एवं कार्यक्रम को बनाने में उनको पहल करना, उन्हें जागरूक करना कि वो जिसमें रुचि रखते हैं उसी चीज़ में अपना फ्यूचर बनाए। नेक्स्ट क्या है, इस क्षेत्र में जीविका के लिए निम्नलिखित कौशलों एवं क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। पहला क्या है आपका, जन कौशल। किसी भी संगठन में काम करने अथवा उसे चलाने के लिए विभिन्न पदों पर कार्य करने वालों से बातचीत करने की आवश्यकता होती है। किसी भी संगठन में आप काम करने अथवा उसे चलाने के लिए आपको क्या है, किसी भी चीज़ में काम करने जा रहे हो तो आप अकेले रहोगे तो काम तो होगा नहीं, उसके लिए आपको समाज से मिलना पड़ेगा, समाज से बात करनी पड़ेगी, विभिन्न पदों पर कार्य करने वालों से बातचीत करने की आवश्यकता होती है। आप दूसरे पदों पे भी जो कार्य कर रहे हैं उनसे भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी। समाज समुदाय, बच्चों, युवाओं, वृद्धों के लिए किसी भी कार्यक्रम अथवा संगठन की सफलता के लिए उस समाज या समुदाय में शामिल होकर, उस समाज में या उस समुदाय में आपको शामिल होना पड़ेगा, उनके साथ आपको मिलजुल कर रहना पड़ेगा, मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होती है। समाज और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, उनकी भागीदारी को बढ़ावा दो और उनकी भागीदारी से ही कार्यक्रम की योजना, प्रबंधन एवं क्रियान्वयन करना चाहिए। उनकी भागीदारी के द्वारा वो क्या कह रहे हैं उनकी भी सुननी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग भी उनके भी कुछ विचार को अपने योजना में शामिल करना चाहिए। निजी क्षेत्र, किसी भी कार्यक्रम अथवा संस्थान को चलाने के लिए निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, कंपनी, संगठन से सहायता लेनी पड़ती है। ये संस्थाएं अपनी सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयत्न द्वारा सहायता करने के लिए तत्पर रहती हैं। किसी भी कार्यक्रम अथवा संस्था को चलाने के लिए क्या होता है, हमें निजी क्षेत्र के वित्तीय जो फाइनेंशियल होते हैं, कंपनियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी भी हमें सहायता लेनी पड़ती है। यदि आप किसी कार्यक्रम को चलाना चाहते हो, किसी संस्था को चलाना चाहते हो तो इसमें आपको कुछ और भी कंपनी या संगठन से सहायता लेनी पड़ती है। ये संस्थाएं अपनी सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयत्न करती हैं। ये संस्थाएं जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, ये आपकी सामाजिक दायित्व को भी पूरा करने के लिए हर संभव प्रयत्न करती हैं। वो चाहती हैं कि जो आप करना चाहते हो उसे भी अच्छे से कर दिया जाए। सरकारी अधिकारी, संगठन या कार्यक्रम को चलाने के लिए विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों से बातचीत करने की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कार्यक्रम से संबंधित मंत्रालय के अधिकारी अथवा वित्तीय सहायता लेने के लिए बैंक अधिकारी। आप कुछ योजना बना रहे हो कि मुझे इस चीज़ का संगठन करना है या ये संस्था खोलनी है, तो ऐसे में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक से भी मिलना पड़ेगा, तो उन लोगों की भी सहायता आपको लेनी पड़ेगी। उसी संगठन में काम करने वाले व्यक्ति, संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों एवं संगठन द्वारा लाभ पाने वाले व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध क्या हो, सौहार्दपूर्ण हो। जो वहाँ काम कर रहे हैं या काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो संगठन को चलाने वाले हैं, उन दोनों में भी आपसी संबंध अच्छे मीठे होने चाहिए। प्रशासनिक कौशल, किसी भी प्रकार के संगठन या कार्यक्रम को चलाने व उसका प्रबंध करने के लिए कौशल होना भी बहुत जरूरी है। कि हिसाब किताब रखना, आपने क्या सोचा कि मुझे ये फैक्ट्री खोलनी है, फैक्ट्री खोलने से नहीं होता है कि उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, उसके पास आपको हिसाब किताब कैसे रखना है, कैसे चलाना है, कैसे वर्कर्स रखने हैं, किस तरीके से इसका स्थापना करनी है, मतलब आपको हर चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है। कि वित्तीय हिसाब किताब रखना, कर्मचारियों को भर्ती करना, उपकरण खरीदना, रिकॉर्ड एवं स्टॉक का हिसाब रखना। भाई कुछ खोलने जा रहे हो तो उसकी मशीन्स भी तो होंगे, उसके कुछ इक्विपमेंट्स भी तो होंगे, उनके लिए पैसे भी होने चाहिए। हर चीज़ को आपको प्रशासनिक कौशल भी होना जरूरी है। विशेष जरूरतमंद क्षेत्र में नया संगठन बनाना, किसी विशेष जरूरतमंद क्षेत्र में नया संगठन खोलने के लिए उद्यमी व्यक्तियों को निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करना चाहिए कि उपयुक्त स्थान, जहां आप खोलने जा रहे हो स्थान है या नहीं, आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी या नहीं, कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की देखरेख में विशेष कौशल, जानकारी वाले कर्मचारी,
रजिस्ट्रेशन, जिस चीज़ को आप खोलने जा रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा या नहीं, सरकार के अंदर संगठन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हो पाएगा या नहीं, कार्यक्रम के क्रियान्वयन की किस तरीके से आपको कार्यक्रम को मतलब चलाना है, इम्प्लीमेंटेशन उसका करना है, आवर्ती मूल्यांकन, लास्ट में उसका क्या मूल्यांकन, जो चीज़ आपने सोची उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, उसका मूल्यांकन निकाल के देखोगे, और फिर लोगों से उसका फीडबैक आपको कैसा मिल रहा है ये भी देखना जरूरी है। अब बच्चों, युवाओं एवं वृद्धजनों के लिए सहायक सेवा संस्था और कार्यक्रम में काम करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अब आप किसी संस्था या किसी कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हो, उसमें कुछ वर्क करना या जॉब करना चाहते हो, तो उसमें आपकी रोजगार करना चाहते हो, उसमें आपकी योग्यता कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात निम्न विषयों में पूर्व स्नातक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, कि आप 10+2 हो, उत्तीर्ण हो, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से, विद्यालय से, और पूर्व स्नातक डिग्री हो, जैसे कि BSc डिग्री किस चीज में, गृह विज्ञान होम साइंस में, या सामाजिक विज्ञान में, या सामाजिक कार्य में सोशल वर्क में, आपके पास क्या हो, स्नातक डिग्री होनी चाहिए किसी भी तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में, होम साइंस, सोशल साइंस या सोशल वर्क। उसके बाद स्नातकोत्तर होना चाहिए, PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। मुक्त एवं दूर शिक्षा प्रणाली ओपन या डिस्टेंस लर्निंग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले इन विषयों में कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पाठ्यक्रम, जैसे कि ओपन स्कूल यूनिवर्सिटी से जो होते हैं कार्यक्रम, उसमें क्या होना चाहिए, गैर सरकारी संगठन प्रबंधन में सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि NGO में आपका NGO से सर्टिफिकेट मिला हो। युवा विकास कार्य में डिप्लोमा हो, आपका डिप्लोमा इन यूथ डेवलपमेंट वर्क में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके स्कोप क्या क्या हैं, इसके स्कोप क्या क्या हैं, अपनी रुचि अनुसार लक्षित समूह को सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना निजी संस्था स्थापित करना, आप अपनी निजी इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, जो रुचि रखते हो इसमें उनको सेवा प्रदान करने के लिए अपना इंस्टीट्यूट खोल लो, उनको टीच करो, उनको शिक्षा दे सकते हो। इसको किसी प्रतिष्ठित संस्था अथवा कार्यक्रम में विभिन्न पदों पर कार्य करना, किसी ऐसे ही संस्था या कार्यक्रम में आप अच्छे पद पे कार्य कर सकते हो। मौजूद कार्यक्रमों और संस्थानों में अनुसंधानकर्ता, मूल्यांकनकर्ता अथवा परिरक्षक के रूप में भी कार्य आपको मिल सकता है, काउंसलर के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में आपको इसमें काम मिल सकता है, ठीक है। आपके कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो मैंने पहले पढ़ा दी हैं, उससे कुछ पॉइंट्स उसके शॉर्ट्स में दिए गए हैं, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा कि संवेदनशील से क्या अभिप्राय है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। संवेदनशील समूह से अभिप्राय उन व्यक्ति, उन समूहों से जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। संवेदनशील समूह हम उन्हें कहते हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है, जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियों का हानिकारक प्रभाव भी हो सकता है। प्रभाव तो बहुत जल्दी पड़ता है और उनके ऊपर साइड इफेक्ट, गलत साइड इफेक्ट पड़ जाता है। भारत में संवेदनशील समूह कौन कौन से हैं? बच्चे, युवा, महिलाएं, वृद्ध, विकलांग, अनुचित जाति एवं जनजाति, ये क्या हैं? संवेदनशील समूह है। प्राय उचित देखभाल एवं संरक्षण के अभाव में बच्चे अग्रलिखित गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। कानून का उल्लंघन, गैर सामाजिक गतिविधियां इसके अंतर्गत आती हैं। यदि उनको अच्छी देखभाल नहीं हो रही है, उनका अच्छे से संरक्षण घर में उनको सही से उनकी बातें नहीं रखी जा रही, तो वो क्या होते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं या फिर गैर सामाजिक गतिविधियां करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में क्या हुआ था, बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दिशा निर्देशक का पालन करने के लिए 1992 में भारत में लागू किया गया था, और इस अधिनियम में 2015 में क्या किया गया, संशोधित कर दिया गया, ठीक है।
ये सारे आपने पढ़ रखा है पहले, उसके कुछ पॉइंट्स थे। समेकित बाल विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम याद रखोगे, जो भारत सरकार द्वारा चलाने जाने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड वाला जो होता है। SOS पढ़ा था आपने वाला गांव एक स्वतंत्र गैर सरकारी गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय सामाजिक विकास संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, SOS गांव आपने पढ़ा था, ICDS भी पढ़ा था। विभिन्न कारणों से राज्य की देखरेख में 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए सरकार द्वारा बाल गृह चलाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, किशोर बाल गृह। ये मैंने पार्ट 2 में कराया था, आप जाके देख सकते हो इसको पार्ट 2 में। ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अनुसार 13 से 15 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवा कहा जाता है। कब से? 13 से 35 वर्ष के आयु वर्ग को युवा कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 71% वृद्धजन कहाँ पे हैं? गांव में है, और 29 कहाँ पे हैं? शहर में है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई हो, ये पार्ट 3 भी आपको समझ में आया हो जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 आया था। बस अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे हम, ठीक है, या फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।